तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे आज से 20 साल पहले हुए मुंबई के बहुत बड़े हाईवे के ऊपर, जहाँ हजारों लोग एक घंटे के अंदर इतने व्हीकल निकलते हैं, लोग जाते हैं, उन सब के सामने एक एनकाउंटर होता है जो लोगों ने लाइव देखा। और वो मशहूर चर्चा में इसलिए आ गया कि जिन लोगों को इस एनकाउंटर में मारा गया उनके बारे में कहा यह गया या उनकी तलाश इसलिए हो रही थी कई महीनों से कि उन लोगों के निशाने पे हमारे देश के रह चुके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे और परवीन तोगड़िया, ये लोग बीजेपी लीडर, आरएसएस कार्यकर्ता, ये लोग उनके निशाने पर थे। और बहुत सारे इनपुट्स हमारी केंद्रीय और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली। मुझे याद है उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा, रंजीत शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी या शायद कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मैंने सुना, मैं उसमें शामिल था कि बहुत बड़ा खतरा मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है और हमारी बहुत सारी टीम्स उसके ऊपर काम कर रही हैं। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आ चुके हैं, मुंबई में पहुंच चुके हैं, उनके पास घातक हथियार हैं और उनको ढूंढना बहुत लाजमी है। और लोगों से अपील भी की गई थी कि बाहर से आए लोगों को पनाह देने के पहले उनके बारे में अच्छी तरह सोच पड़ताल कर ली जाए कि कहीं वो देश का नुकसान करने तो नहीं आए। बहुत गंभीर मामला था और इसको को लेके पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट किया हुआ था। एटीएस, पूना की क्राइम ब्रांच, नागपुर की क्राइम ब्रांच, मुंबई थाना, न्यू बॉम्बे, ये सब जो जिनको हम सल्यूट कहते हैं, पुलिस के जासूस सब लगे हुए थे इन लोगों को ढूंढने। खबर ये थी कि 2 या 3 लोग जिनके पास AK-47 हथियार और दूसरा विस्फोटक सामग्री उनके पास है, गाड़ियां बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं, ठिकाना बदलते रहते हैं और कभी भी किसी बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं। मुझे अभी तक याद है उसको लेके एक बार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उनकी टीम ने एक बड़ा दल लेके, दस्ता लेके, मुंबई के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है पड़गा। ये मुंब्रा से अगर आप नासिक जाते हो तो रास्ते में आता है हाईवे से पहले। अगर मुंबई से आप नासिक जाते हो तो आगे टोल नाका आता है, टोल नाके से थोड़ा पहले लेफ्ट साइड को एक रोड पड़गा को जाती है। कई बार मैं वहाँ पे गया हूँ पुलिस की टीमों के साथ, कभी अकेला भी। बहुत सारे मुंबई में बसेस में ब्लास्ट, ट्रेन में ब्लास्ट जो हुए उनका गढ़, उनका जो एपी सेंटर जो होता है, जिस तरह से भूचाल का एपी सेंटर होता है मुंबई में, उस ज़माने में होने वाली बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, बॉम्ब ब्लास्ट में और शहर की शांति खराब करने के लिए जो कदम उठाए जाते थे, कांड किए जाते थे, उनमें पड़गा का नाम सबसे पहले आता था। और वहीं का एक शख्स साकिब नाचन, वो तो मशहूर ही इस बात के लिए हो गया कि जो मुंबई में ब्लास्ट होगा उसमें साकिब नाचन का हाथ होना ही चाहिए। बहुत बार पकड़ा गया, कई केसेस में छूटा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कभी उसकी भी सुनाएंगे आपको। कैसे वो आदमी देश के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज करने का मास्टरमाइंड बनता रहा। बेसिकली वो आदमी इस किस्म के लोगों को पनाह देता था, ये पुलिस का मानना था। कोर्ट कचहरी में केसेस तो गवाहों के सर पे चलते हैं, कुछ मुकर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कभी भी पूरा सच सामने नहीं निकल के आता। लेकिन पुलिस को तो सतर्क रहना पड़ता है, हमारे लिए और आपके लिए। इसलिए प्रदीप शर्मा और उसकी टीम ने एक बहुत बड़ा दल लेके पड़गा पे रेड की, इन लोगों की तलाश में जो
लाल कृष्ण आडवाणी, बाल ठाकरे और प्रवीण तोगड़िया को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। अब देखिए, अगर कहीं ऐसा कांड कर बैठते तो क्या हो जाता। इसलिए पुलिस को दिन रात एक करना पड़ता है, जागना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे ही प्रदीप शर्मा की टीम पड़गा गांव में पहुंचती है, कस्बा है, गांव से बड़ा है, शहर से छोटा है, और प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे। सुनार जो सोने की दुकानें होती हैं, ज्वेलर, वो शायद आपको हिंदू मिलेंगे, बाकी बहुत सारी मेजॉरिटी वहाँ पे मुस्लिम समुदाय की है। अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा काम धंधा करते हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे मकान, खाते पीते लोग हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, मस्जिद हैं, स्कूल है, सब कुछ है वहाँ पे। एक अपने आप में एक समृद्ध शहर है वो, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, और सब कुछ टॉप क्लास का है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जहाँ पर रेल मारने गए, जिन घरों की सर्च करनी थी, उस गांव के लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने इनको घुसने नहीं दिया। इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि प्रदीप शर्मा और उसकी टीम को जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि गोली चलाने का मतलब था बच्चों पे, औरतों पे गोली चलानी, और मामला बहुत आगे बढ़ सकता था। इसलिए संयम से काम लेते हुए स्ट्रैटेजिकली ये टीम विथड्रॉ करती और वापस मुंबई आ जाती। उस समय प्रदीप शर्मा CIU क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में थे। जैसे मैंने बताया आपको, रंजीत शर्मा पुलिस कमिश्नर थे। तो इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि ये 3 आदमी, 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ बदलते हुए। लास्ट इनपुट आता है पूना से कि वहाँ पे उनको देखा गया। उसके बाद उसको फॉलो अप करते रहे, फिर पता चला, फिर पड़गा में है, फिर दूसरी बार मुंबई पुलिस बहुत बड़ी संख्या में ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग, SRP की बटालियन बहुत बड़ा दल लेके पड़गा में सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन इन लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। अब खतरनाक लोग जिनकी जानकारी है, दे आर ऑन द मूव, वो घूम रहे हैं मुंबई के इर्द गिर्द, मुंबई शहर में, लेकिन मिलते नहीं, ढूंढे नहीं जा रहे। और बड़े अफसरों से लेके छोटे पुलिस के अफसरों तक नींद नहीं आ रहे। तो डिफरेंट टीम्स अपने काम पे लगी हैं। हाईवे पे तलाशियां हो रही थी, नाकाबंदी लगाई जा रही थी, और बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं था आखिर। और अचानक मार्च के महीने में गोरेगांव, जो वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे पे जो मुंबई से रास्ता जाता है दायतर की तरफ, आगे सूरत अहमदाबाद की तरफ, उस पर एक महानंदा डेयरी करके एक एरिया आता है। वही रोड पे गोरेगांव, आगे बड़े बड़े आजकल तो होटल्स बन गए वहाँ पे, ओबराय ये वो सब, बोरीवली नेशनल पार्क, ये सब वहीं पे गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एक महानंदा डेयरी है, और उसके साथ गोरेगांव का SRP कंपाउंड है बहुत बड़ा, जिसका जिक्र हमने थोड़े दिन पहले किया था, जिसमें क्विक रिस्पांस टीम, जिसके एक ऑफिसर ने, जवान ने कुछ लोगों को इसी इलाके में मारा था। पड़गा के नज़दीक 2 लोगों को नाम पूछा और गोली मार दी थी, वो एपिसोड हमने बनाया। तो क्विक रिस्पांस टीम का वहाँ पे मारा। मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी है और फायरिंग रेंज भी है, कुछ बगले हैं बड़े अफसरों के रहने के लिए, बहुत बड़ा एरिया है, बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ होती है पुलिस के उस कंपाउंड। उसके साथ लग के महानंदा डेयरी, जो मुंबई में दूध सप्लाई करती सरकारी कंपनी, बहुत बड़ा एरिया है उनके पास। उसके पास एक नाका लगा के रखा था पुलिस ने कि हो सकता है जिस गाड़ी का नंबर आया था, महाराष्ट्र MH1 नंबर की गाड़ी थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ में चल रही होंगी, आपने देखी भी होगी। और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रदीप शर्मा की टीम ने निकाली कि वो लोग
बाहर से कहीं से एंटर करने की कोशिश करेंगे मुंबई शहर में, तो वहाँ पे गोरेगांव में ब्रिज के नीचे वो नाका लगाया गया जहाँ से यू टर्न लेके भागना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली इनकी इतने महीनों की मेहनत रंग लाती है और एक मारुति 800 गाड़ी सफ़ेद कलर की आती है और उसको रोका जाता है, जिसका नंबर शायद इनके पास पहुंच गया था, लेकिन नंबर के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक शहर में जो लोग गाड़ी का नंबर 1 रखते हैं, दूसरे शहर में एंटर होते ही नंबर प्लेट चेंज कर दी जाती है। कभी महाराष्ट्र का नंबर, कभी राजस्थान का, कहीं गुजरात का, तो कहीं कहीं और का, मुंबई का, ऐसा लगा। ये पुरानी एक टेररिस्ट की जो ऑपरेटर्स हैं, टेरर ऑपरेटर, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से ISI के द्वारा ट्रेन करके भेजे जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है। कैसे ऑपरेट करना है बहुत अच्छी तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए पीरियड ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है। उनको ऑपरेशन करने के लिए महीना, 2 महीने, 1 महीना ऐसा समय दिया जाता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कई कई महीने तक चलती। सो खैर, ये LET, लश्कर-ए-तोयबा, उसके ऑपरेटिव, जो उसके पहले भी कई लोग पकड़े गए, तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने अपने परगा के मॉड्यूल के साथ मिलकर मुंबई के मुलन, विलेपार्ले और घाटकोपर की बसों में और ट्रेन में बलात् पहले कर चुके हैं, और आप और करवाने की कोशिश में, और साथ के साथ मैंने जो 3 बड़े लीडर साहबान के नाम लिए, उनको कत्ल करने की साजिश भी रच रहे थे। अब गाड़ी रोकी जाती है तो कंफर्म होता है कि वही लोग हैं। पहली बार हमने देखा कि इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम सारी की सारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गई थी। वहाँ से लगता था कि कुछ बड़ी खबर है, नहीं तो ये लोग तो मुंबई के एनकाउंटर तो आपको मालूम है कैसे होते हैं। किसी को पकड़ा, 4-5 दिन उसको रखा, मार मार के अदबुआ करके, कई बार तो बाहर ही कहीं मार देते थे, और मुंबई की किसी पतली गली में ला के, डेड एंड वाली गली में ला के उनको ब्लास्ट फेंक के, गोलियां चला के कह देते थे एनकाउंटर हो गया। असली एनकाउंटर बहुत कम होते हैं, लेकिन ये वाकई एक हिम्मत वाला एनकाउंटर था। इसमें कोई किंतु परंतु किसी को करने का मौका नहीं वो मिला, क्योंकि जो हुआ सबका सब सबके सामने हुआ। और जैसे ही पुलिस ने उस गाड़ी को रोका तो अंदर से AK-47 की फायरिंग शुरू होती, और जवाब में जो धनाधन गोलियां चलती हैं उस हाईवे के ऊपर। बहुत बड़ा हाईवे है, 7-8 गाड़ियां साथ ही साथ खड़ी हो सकती है, इतनी लेन, इतना चौड़ा हाईवे है वो, साथ में सर्विस रोड भी है, और वहाँ पे सब गाड़ियाँ रुकती हैं गोलियों की आवाज़ सुन के। और फिर देखते देखते 3 के 3 आदमी जो मारुति 800 में बैठे होते हैं, उनको मार दिया जाता। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे उसके बाद, जो AK-47 जो गाड़ी में से मिली, और उनमें से 2 आदमी जो थे वो पाकिस्तानी नेशनल थे। एक का नाम था अबू सुल्तान, दूसरे का अबू अनवर अली, और तीसरा वहाब गनी जो था वो श्रीनगर का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर का, जो इनका लोकल गाइड था। और लगता ये है कि ये लोग कहीं बॉर्डर क्रॉस करके श्रीनगर से हद पार करके भारत में आए, और श्रीनगर से उस कश्मीरी को साथ मिले। क्या पता नहीं कि उसको अंदर की बातें पता थी कि नहीं पता थी, लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे हो, भारतीय नेशनल हो, हिंदुस्तान के वसनीक हो, नागरिक हो, तो आपके साथ 2 आदमी इस किस्म के हथियार लेके घूम रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब ऑपरेटर्स का लोकल गाइड उनको लेके कश्मीर से कैसे पहुंचा, या ये लोग कहीं और से आए और वो कश्मीर से आके मिलेगा इनके साथ, ये लगता नहीं। क्योंकि अंदर की बातें एजेंसीज वाले भी नहीं बताते कि आदमी कहाँ से आया, क्योंकि उसके आगे बहुत सारी तारें जुड़ती हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आगे लंबी चौड़ी चलती है। अगर सबका सब कुछ पब्लिक डोमेन में डाल दे तो
अच्छा नहीं होता है। जर्नलिस्ट के लिए बहुत कुछ छुपा के रखना पड़ता है ताकि हर आदमी जो उसके तक अंदर की बातें ना पहुँचे, जहाँ जानी है वहीं जाएं। तो पता चला कि इन आदमी की जो डॉग स्क्वाड बनाया गया वहाँ पे, वो भी देखा हमने। तो ताकि गाड़ी के अंदर कुछ विस्फोटक हो, अगर उसकी सर्च लेते हुए कहीं कोई ऐसा यंत्र लगाया हो तो ब्लास्ट हो या कुछ, तो उसके बाद अच्छी तरह तहकीकात करके जो खाली बुलेट्स मिली, पूरा एरिया सील कर दिया गया था। वो सारी बुलेट्स चुनी गई वहाँ से। वो जो फोरेंसिक वैन होती है इनकी, माउंट डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक लैब, वो गाड़ी में आ जाते हैं सब लोग। वो आ गए वहाँ पे, पूरी माप शुरू हुई और उस गाड़ी में खून, कांच टूटा हुआ, AK-47 उनकी पड़ी हुई, और प्रदीप शर्मा और उनके साथी प्रकाश बल्डहारी और दया नायक, ये जो इस एनकाउंटर में पूरी टीम थी, उनके साथ ही आप देख सकते हो। एक दो के तो शायद बुलेट प्रूफ पे गोलियां भी लगी थी, कोई इंजर्ड भी हुए थे पुलिस वाले, मुझे भी बराबर याद नहीं आ रहा। प्रदीप शर्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ आ रहा था। तो खैर दया नायक ने तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। और उनके साथ में एक नई तस्वीर दया नायक की आई है, वो आपको आने वाले किसी एपिसोड में दिखाएंगे। बचपन में जब वो एक चाय की दुकान पे नौकरी किया करता था तो कैसा लगता था, वो तस्वीर किसी और एपिसोड जब कभी करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये था किस्सा मुंबई में पाकिस्तानी ट्रेंड जो दहशतगर्द आए थे, आतंकवादी आए थे, उनको मुंबई पुलिस में प्रदीप शर्मा, प्रकाश बल्डहारी, दया नायक और उनके साथियों की बहुत बड़ी टीम थी। 35-40 लोग थे उसमें, कांस्टेबल भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे, सब बड़ा दस्ता था। और इनको गुस्सा भी था क्योंकि इनको, जैसे मैंने बताया, परगा से भगाया गया था। तो ये तो और मेहनत से गुस्से से ढूंढ रहे थे कहीं हाथ में आ जाएं तो छोड़ेंगे नहीं, और आ ही गए। तो बुरे का अंत बुरा होता है। आप किसी देश के बड़े नेताओं को निशाना बना के आओ तो ये तो बहुत मुश्किल होता है कि हर बार आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा होता नहीं। बहुत बड़ा मुंबई शहर है, बहुत उनकी पुलिस फोर्स है जो दिन रात एक करके ऐसे केसेस की तहकीकात करती है और मुलजिमों को उसके अंजाम तक पहुंचने के पहले ही उनका जो असली अंजाम है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के मुंबई के साथ जुड़े किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत से लोगों ने आपने हमारी शुभकामनाओं का दिवाली का जवाब दिया। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। इतना प्यार मोहब्बत आप देते हो, इज्जत सत्कार करते हो। आप सबका जीवन, आने वाला जो समय है वो सफल हो, सुख शांति हो, देश में अमन अमान रहे, सब लोग मिल बैठ के जिए, नफरत से दूर रहे, प्यार मोहब्बत उसके साथ ज़िंदगी चले। इसी आशा के साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया, धन्यवाद।